स्क्रीन पर आपको लिखा दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का मीन देखिए, आपने डीएनए को डीनेचर करवाया, डीएनए के बहुत स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, और यहां पर लिखा है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन वर्ड तो हम वैसे जो जनरल यूज करते हैं अलग अलग स्पीसीज के लिए करते हैं। अगर आप दोनों स्पीसीज, दोनों एक ही स्पीसीज, मतलब ये दोनों डीएनए आपने सेपरेट किए, और अगर आप इनकी फिर से बेस पेयरिंग करवा दो तो आप उसको न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे रीनेचुरेशन। और मेरा टॉपिक चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमने कोई दूसरे ओरिजिन से लिए हुए डीएनए को बेस पेयरिंग करवाई, अब मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगी। क्लियर? तो अगर आपने डीएनए को डीनेचर कराया और किसी प्रोब से बेस पेयरिंग कराई तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन, राइट? तो न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज कैन फॉर्म हाइब्रिड। ओके, इसी के बेस पर हम एक टेक्निक पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, एक टेक्निक दैट इज फिश फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जो हम एमएससी में भी पढ़ते हैं। फिश टेक्निक को हम समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड फिश फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका नाम हमको समझ में नहीं आ रहा, केवल इसमें एक टॉपिक समझ में आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो समझते हैं ये टेक्निक क्यों करी जाती है। एक आपने डीएनए सैंपल आइसोलेट किया, और डीएनए सैंपल में आप एक पर्टिकुलर जीन है ना, उसकी प्रेजेंस को जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन ए हमारे जीनोम में प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम टेक्निक कर रहे हैं फिश टेक्निक से आप एक बार में एक से ज्यादा जीन्स की प्रेजेंस भी जान सकते हैं। मानो एक दूसरा जीन भी, उसकी प्रेजेंस भी आप जान सकते हैं। तो अभी मैं कंसीडर कर रही हूं, मैं जानना चाहती हूं फिश टेक्निक के थ्रू ए जीन की प्रेजेंस। तो मैंने पहले इस जीनोम को आइसोलेट करा, और जब जीनोम आप आइसोलेट करोगे डेफिनेटली वो आपको किस में मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड में या सिंगल स्टैंडर्ड में? डीएनए किस रूप में पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड। ओके, डबल स्टैंडर्ड में करने के बाद में आपने डीएनए को डीनेचर कर दिया। और डीएनए को डीनेचर आप कैसे करते हैं? एट हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम पीएच। नाउ डीएनए डीनेचर मीन बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, और ये आपका डीएनए सेपरेट हो गया। एंड व्हाट वाज योर टास्क? आप क्या जानना चाह रहे थे? यू वांट टू नो दिस पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। नाउ इन द लैब यू फॉर्म अ प्रोब जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आप एक प्रोब बनाओगे। अब ये प्रोब क्या होता है? प्रोब जिस जीन की प्रेजेंस आपको जाननी होती है, उस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला एक प्रोब हम बनाते हैं। प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो आपके टारगेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इस प्रोब को आपने, टेक्निक आपके फिश है फ्लोरोसेंट, तो आपने इसको एक फ्लोरोसेंट कंपाउंड से लेबल्ड कर दिया, राइट? अब आपने आपकी स्लाइड पर, जिस पर डीएनए आपके क्या थे? डीनेचर्ड, उस पर आपने सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब डाला। अगर आपका ये जीन प्रेजेंट है तो प्रोब तो जीन के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो प्रोब की बेस पेयरिंग हो जाएगी। अगर मानो ये जीन नहीं होता तो प्रोब डालने पर बेस पेयरिंग नहीं होती और आप वॉश करते ही प्रोब भी वॉश अभी होता। लेकिन मैंने माना कि मेरा ए जीन यहां पर प्रेजेंट है, तो प्रोब बेस पेयरिंग करेगा। प्रोब की बेस पेयरिंग के बाद अगर मैं वॉश करूंगी, स्ट्रिंजेंट वॉश करूंगी, तब भी प्रोब यहां पर बाइंड रहेगा। और अगर आपको फ्लोरोसेंस मिला तो आप क्या बोलोगे? उस प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री वाला जीन ए हमारी इस जीनोम में प्रेजेंट है, राइट? अब इसका नाम देखते हैं, फिश। आपने इसका नाम क्यों रखा फिश? फ्लोरोसेंस, क्योंकि आपने प्रोब को फ्लोरोसेंस कंपाउंड से लेबल किया। इन सीटू, आप ये लैब में काम कर रहे हो इन सीटू, और लैब में कौन सा वाले काम के थ्रू आप जीनोम में जीन को की प्रेजेंस जान रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने क्या बोला? डीएनए और अलग स्पीसीज के डीएनए के बीच में बेस पेयरिंग कराना। यहाँ पर आपने दो डीएनए, एक ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग कराई, या दो अलग अलग ओरिजिन के बीच डीएनए के बीच में? इसलिए आपने इस टेक्निक का नाम क्या दिया? फिश। क्लियर? फिश टेक्निक से एक पर्टिकुलर जीन का डिटेक्शन हमने प्रोब की मदद से किया। अगर आप डीएनए का डीनेचर नहीं करवाते, आप बता सकते हो दीपक डीएनए का डीनेचरेशन क्यों कराया है?
तो आप अगर प्रोप डालते तो डीएनए तो खुद ही तो प्रोप के साथ में बेस पेयरिंग क्यों करता? तो जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो सबसे पहले जो आपका मेन जीनोम है उसको आपको क्या करवाना होगा? डीनेचर्ड, राइट? यस, क्या किया आपने? एक मोलिकुलर साइटोजेनिक टेक्निक है ये, जिसमें तुमने फ्लोरोसेंट प्रोब यूज किया दैट बाइंड टू ए, जो ये प्रोब किसी भी प्लेस पर बाइंड हो सकता है, ये पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस पर जिसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये वही बाइंड होगा, ठीक है? प्रिंसिपल प्रोब की बाइंडिंग किसके साथ में होती है? और फ्लोरोसेंस के डिटेक्शन के बेस पर हम उसकी प्रेजेंस को जानते हैं। आपने सेल को फिक्स किया, डीएनए को डीनेचर किया, ऐड किया प्रोब को, प्रोब ने क्या किया? हाइब्रिडेशन। फिर आपने वॉश करा, स्ट्रिंजेंट वॉश, जो अभी मैं तुमको समझाऊंगी। स्ट्रिंजेंट वॉश आपने क्यों किया? अनवाइंडेड, जिस प्रोब की बाइंडिंग नहीं हुई, अनवाइंडेड प्रोब को रिमूव करने के लिए स्ट्रिंजेंट वॉश किया, फिर आपने डिटेक्ट किया। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी स्ट्रिंजेंट वॉश क्या होता है, जो हर हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक में आपको करना होता है। तो मेरा टॉपिक चल रहा है स्ट्रिंजेंट वॉश। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रिंजेंट वॉश। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आपने प्रोब के बीच में बेस पेयरिंग कराई। सपोज ए जीन का प्रोब आपने लिया और आपका ए जीन, ये जीन था ही नहीं, वहां पर नहीं था, और कोई बी जीन के साथ में कुछ सीक्वेंस सिमिलर थी, लेकिन ए जीन नहीं है और जीन आपका अलग है बी, लेकिन कुछ सीक्वेंस की सिमिलरिटीज के कारण ए प्रोब ने यहाँ पे बेस पेयरिंग कर ली। अगर आप नॉर्मल वॉश करते तो ये प्रोब आपका वॉश अभी नहीं होता, और लेकिन ये होना चाहिए था, और फ्लोरोसेंस मिला तो आपने गलत इंफॉर्मेशन मिल गई आपकी कि इसमें तो क्या प्रेजेंट है? ए जीन, लेकिन रियल में उसमें ए जीन एब्सेंट है, तो आपको मिल गया फॉल्स रिजल्ट। क्यों मिला फॉल्स रिजल्ट? कुछ सिमिलरिटीज आपके देखी जा सकती है प्रोब में कहीं पर भी, तो सिमिलरिटीज के कारण फॉल्स पेयरिंग हो जाती है, और नॉर्मल वॉश करने पर प्रोब का रिमूवल नहीं होगा, फ्लोरोसेंस दिखेगा और हम मान लेंगे कि उस प्रोब की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इज प्रेजेंट, लेकिन वो आपका रिजल्ट आ गया फॉल्स। उस फॉल्स रिजल्ट से बचने के लिए आप करते हो स्ट्रिंजेंट वॉश। ये क्या होता है स्ट्रिंजेंट वॉश? इसको समझते हैं हम। दो पिक्चर्स में आपको इंडिकेट कर रही हूँ, पिक्चर 1 और पिक्चर 2। पिक्चर 1 और 2 दोनों में अगर मैं नॉर्मल वॉश करती, दोनों में आपको फ्लोरोसेंस मिलता, एग्री कर रहे हो? यस, मिलता नॉर्मल वॉश करने पर, लेकिन स्ट्रिंजेंट वॉश करने पर ये वॉश अवे हो जाएगा। ऐसा आपने स्ट्रिंजेंट वॉश में क्या यूज करा? जब मैं स्ट्रिंजेंट वॉश करती हूँ तो मैं रखती हूँ हाई टेम्परेचर, एक चीज हाई है और एक लो सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझा रही हूं मैं। हाई टेम्परेचर, कौन सी वाली बेस पेयरिंग जल्दी रिमूव होगी हाई टेम्परेचर पर? फॉल्स वाली, क्योंकि इसके बीच में तो एक दो बेस पेयर थे। तो जैसे आप हाई टेम्परेचर कर दोगे तो जो फॉल्स बेस पेयरिंग है वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो परमानेंट है वो फिक्स रहेगा, राइट? और एक और लो सोल्ट। लो सोल्ट को का कॉन्सेप्ट समझिए, लो सोल्ट का कॉन्सेप्ट समझिए। एक केस लिया मैंने, यहाँ दो केस, हम दो सिचुएशन पे स्टडी कर रहे हैं। दोनों केस में आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिए, और इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की आप बेस पेयरिंग करवाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? कुछ सोल्ट ऐड करते हो। सोल्ट ऐड करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो जाते हैं सोल्ट के साथ में, और इन दोनों की बेस पेयरिंग हो जाती है। अगर फर्स्ट केस में मैंने सोल्ट लिया, ज्यादा सोल्ट, और यहां पर मैंने बहुत कम सोल्ट लिया, सोल्ट लिया ही नहीं, तो पानी के मॉलिक्यूल, सोल्ट मिला नहीं तो पानी के मॉलिक्यूल इज नॉट ऑक्यूपाइड विद द सोल्ट, और यहां पर एक बैरियर की जैसे काम करेंगे और बेस पेयरिंग नहीं होगी। तो मैं बोल सकती हूं अगर ज्यादा सोल्ट होगा, मोर बेस पेयरिंग, और लो सोल्ट पर लेस बेस पेयरिंग। अगर इस फर्स्ट कंडीशन में
अगर इन दोनों कंडीशन में मैं सोल्ट ज्यादा रख दूं तो क्या होगा? बेस पेयरिंग ज्यादा, फोर्स बेस पेयरिंग भी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? सोल्ट को कम करोगे। सोल्ट कम करने से जो रियल बेस पेयरिंग है वो होगी, लेकिन फोर्स बेस पेयरिंग कम होगी। तो आप क्या करोगे? लो सोल्ट और हाई टेम्परेचर, और लो सोल्ट और हाई टेम्परेचर पर केवल किसकी बेस पेयरिंग ही परमानेंट रहेगी? जो एग्जैक्ट बेस पेयरिंग है। ठीक है, इसलिए करा जाता है स्ट्रिंजेंट वॉश। स्ट्रिंजेंट वॉश के नाम से ऑलवेज आपको रिमेंबर रहना चाहिए, हाई टेम्परेचर, एक चीज हाई है, और लो सॉल्ट। क्यों कर रहे हैं स्ट्रिंजेंट वॉश? अननेसेसरी बेस पेयरिंग को रिमूव करने के लिए, फोर्स रिजल्ट से बचने के लिए। तो उसके बेस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि देखिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर स्ट्रिंजेंट वॉशिंग स्टेप। और जी, स्ट्रिंजेंट वॉश जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टेक्निक है सब में करी जाती है। तो एक वन जीन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी इज स्क्रीन, एक जीन की तुम स्क्रीनिंग कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो? हाइब्रिड। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में हमको स्ट्रिंजेंट वॉश करना होता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द प्रोब यूजुअली stringent washing step करते हो। the following statement are given to explain the stringent washing step, right? stringent washing take care, किसकी take care? stringent washing takes care of removing unincorporated and non specifically hybridized molecules। लैंग्वेज समझना होगा, सही है। stringent washing के कारण टेक केयर, रिमूव होगा अनइनकॉर्पोरेट और नॉन स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइज्ड क्रॉप मॉलिक्यूल। स्ट्रिंजेंट वॉशिंग इज डन इन सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्ट, हटाओ इसको। स्ट्रिंजेंट वॉशिंग इज डन इन सॉल्यूशन हैव लो सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड हाई सॉल्ट, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। सॉल्ट प्रेजेंट इन वॉशिंग सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ाता है या कम करता है? कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादा सॉल्ट पानी को बिजी, पानी बिजी, दोनों के बेस पेयरिंग ज्यादा। सॉल्ट प्रेजेंट इन वॉशिंग सॉल्यूशन सपोर्ट हाइब्रिड टू स्टे इंटैक्ट बाय शील्डिंग द इंटरफेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझो, सॉल्ट जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सपोर्ट कर रहा है, हाइब्रिड को करता है स्टे इंटैक्ट बाय शील्डिंग, किसके इंटरफेरेंस से बचाता है? वाटर से। सही बात है ये। नेक्स्ट, मुझे सही लग रहा है। सॉल्ट रिएक्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल से, क्या? वाटर मॉलिक्यूल से। स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उतना हाई। ये गलत, ये गलत, आप आंसर हो गया ए सी डी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, जो तुम्हारे स्ट्रिंजेंट वॉश के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर रहा है। नाउ लास्ट टॉपिक इज डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए की सीक्वेंसिंग जो हम करते हैं ब्रेक के बाद। इस पर क्वेश्चन मिला इस बार, इस साल। ये इस बार हमको क्वेश्चन पेपर में मिला था, जिसको हम करेंगे। पहले हम सेंगर मेथड समझेंगे। एक बार रुक बेटा, देखते हैं मैं कि कंटिन्यू कर रही हूँ या कर ली क्या कंटिन्यू। एक बार ब्रेक ले लो, फिर मैं भी आती जाकर। बैठे हो ना तुम लोग, इतने से प्रैक्टिस करो। चलो ब्रेक लेते हैं।